Hi everyone, this is session second, or we can say that part 2 of your chapter 1 from your book Politics of India Since Independence Challenges of Nation Building. इस पार्ट में हम इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट से शुरू करेंगे। हमारा ब्रिटिश इंडिया जो था वो डिवाइड हुआ था ब्रिटिश इंडियन प्रोविंसेस में और हमारे प्रिंसली स्टेट्स में। जो ब्रिटिश इंडियन प्रोविंसेस थी ये हमारे ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंडर कंट्रोल थी, डायरेक्टली अंडर कंट्रोल थी। वेयर एज कुछ ऐसी स्टेट्स भी थी जो कि रूल करी जाती थी प्रिंसेस के द्वारा, जिन्हें हम बोलते थे प्रिंसली स्टेट्स, जो कि कुछ फॉर्म ऑफ कंट्रोल इन्जॉय करते थे जब तक वो एज लॉन्ग एज दे एक्सेप्टेड ब्रिटिश सुप्रीमेसी। इसको हम पैरामाउंट्सी भी बोलते हैं। प्रिंसली स्टेट जो थी वो हमारे 1/3 ऑफ एरिया ऑफ ब्रिटिश इंडिया एम्पायर को कवर करती थी। प्रॉब्लम क्या थी कि इंडिपेंडेंस से पहले ब्रिटिश ने ये अनाउंस कर दिया था कि उनका रूल इंडिया में ख़त्म हो जाएगा और जो प्रिंसली स्टेट्स के ऊपर उनका रोल था वो भी ख़त्म हो जाएगा। इसका मीन है कि 565 प्रिंसली स्टेट्स जो हैं वो लीगली इंडिपेंडेंट बन जाएंगी। जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है उन्होंने एक चांस दिया कि तुम फ्री हो, तुम्हें इंडिया ज्वाइन करना है तुम इंडिया भी ज्वाइन कर सकते हो, तुम्हें पाकिस्तान ज्वाइन करना है तुम पाकिस्तान भी ज्वाइन कर सकते हो, और अगर तुम्हें इंडिपेंडेंट रहना है तो तुम इंडिपेंडेंट भी रह सकते हो। तो इसके हिसाब से त्रवंतकोर के रूलर और निज़ाम, हैदराबाद के निज़ाम जो थे, उन्होंने क्या डिसाइड किया कि वो इंडिपेंडेंट रहेंगे। जो रूलर्स थे हमारे नवाब ऑफ भोपाल के, उन्होंने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को ज्वाइन किया। दिस रिस्पॉन्स ऑफ द रूलर्स ऑफ द प्रिंसली स्टेट कि अगर ऐसा हुआ कि प्रिंसली स्टेट्स के जो रूलर्स हैं अगर उन्होंने ऐसा किया कि हम अपने आप को इंडिपेंडेंट घोषित करते हैं तो इंडिया जो है वो फर्दर स्मॉल कंट्रीज़ में डिवाइड हो जाएगा। ये एक स्ट्रेंज सिचुएशन बन जाएंगी क्योंकि इंडिया के इंडिपेंडेंस का मेन मोटिव क्या था? यूनिटी। तो वो यूनिटी तो रहेगी नहीं। तो बहुत से प्रिंसली स्टेट्स में, और ऐसा भी होता था कि बहुत से प्रिंसली स्टेट में गवर्नमेंट जो है वो नॉन डेमोक्रेटिक फॉर्म से रन की जाती थी, डेमोक्रेटिक राइट्स नहीं दिए जाते थे, जिसके कारण लोग जो हैं वो इतने खुश नहीं रहते थे। गवर्नमेंट की अप्रोच क्या थी? मुस्लिम लीग जो हमारे मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा बनाई गई थी, इन्होंने अपोज किया इंडियन नेशनल कांग्रेस को, और उस आइडिया को भी जो इंडियन नेशनल कांग्रेस सपोर्ट करती थी। और इनके हिसाब से ये था कि स्टेट्स फ्री होनी चाहिए कि वो कोई सा भी स्टेट चूज़ कर सकती है। ईदर वो पाकिस्तान के साथ ज्वाइन करना चाहती हैं, वो इंडिया के साथ ज्वाइन करना चाहती हैं, या फिर वो इंडिपेंडेंट रहना चाहती हैं। हमारे सरदार पटेल उस टाइम पे डिप्यूटी प्राइम मिनिस्टर थे, होम मिनिस्टर थे, और इन्होंने बहुत ही क्रूशल मतलब बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया है। यहाँ से ना एक क्वेश्चन आया था हमारे बोर्ड्स में इस पिछले साल। वो ये था हमारा कि सरदार वल्लभ भाई पटेल ने क्या रोल प्ले किया था हमारे इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट्स में। तो ये हम पहला पॉइंट लिख सकते हैं कि वो इंडिया के डिप्यूटी प्राइम मिनिस्टर थे और होम मिनिस्टर थे उस टाइम पे। उन्होंने हिस्टोरिक रोल प्ले किया था। कैसे? उन्होंने बहुत से प्रिंसली स्टेट्स को इंडियन यूनियन के साथ ज्वाइन करवाने में बहुत हेल्प करी थी। जैसे कि 26 स्टेट्स जो हैं हमारे उड़ीसा में, इन टुडेज़ उड़ीसा, ठीक है, तो उस टाइम पे 26 स्मॉल स्टेट्स थी। सुदर्शन रीजन ऑफ गुजरात 14 बिग स्टेट्स थी, 119 स्मॉल स्टेट्स, और बहुत से डिफरेंट एडमिनिस्ट्रेशंस भी थे। तो इन सबको सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इंडियन यूनियन के साथ ज्वाइन करवाया था। तो एक बहुत ही बड़ा, बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया था। तो गवर्नमेंट की अप्रोच 3 कंसिडरेशन में थी। पहला कि जो पीपल है प्रिंसली स्टेट्स के, ये इंडियन यूनियन के साथ ही जुड़ना चाहते थे। दूसरा, गवर्नमेंट जो थी वो प्रिपेयर्ड थी कि हम कुछ एक गिवन ऑटोनॉमी जो है वो देंगे कुछ रीजन को, और हम कुछ ऐसा फ्लेक्सिबल अप्रोच को अडॉप्ट करेंगे जिससे कि कुछ रीजन की जो डिमांड होंगी हम उनसे डील कर सकें। तीसरा कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो थी वो फोकस थी कि हम कैसे इंटीग्रेशन करें, कैसे कंसोलिडेशन करें टेरिटोरियल बाउंड्रीज़ का। जो रूलर्स थे ना स्टेट्स के,
उन्होंने एक डॉक्यूमेंट साइन किया था, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन। इंस्ट्रूमेंट ऑफ सेशन का मतलब है कि स्टेट जो है वो एग्रीड है कि हाँ हम इंडिया का पार्ट बन जाएंगे। तो जूनागढ़ का हुआ था, हैदराबाद का हुआ था, कश्मीर का हुआ था, मणिपुर का हुआ था। जूनागढ़ का इशू जो था वो प्लेबिसाइट यानी कि हमारे वोटिंग सिस्टम से कंफर्म हुआ था कि हाँ वो इंडिया के साथ जुड़ेगा। हैदराबाद हमारी लार्जेस्ट प्रिंसली स्टेट थी जो कि हमारे इंडियन टेरिटरी से सराउंडेड है। और ओल्ड हैदराबाद के पास हमारे महाराष्ट्र हैं, कर्नाटका है, आंध्र प्रदेश है। इनका रूलर निज़ाम कहलाया जाता था, वन ऑफ द वर्ल्ड्स रिचेस्ट मैन। निज़ाम जो था वो एक इंडिपेंडेंट स्टेटस चाहता था हैदराबाद का। तो वो स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट यानी कि वो इंडिया के साथ नहीं जुड़ना चाहता है, ना ही वो पाकिस्तान के साथ जुड़ना चाहता है, वो एक इंडिपेंडेंट स्टेटस चाहता है। तो इंडिया के साथ उन्होंने स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट साइन किया था 1 ईयर के लिए, वाइल नेगोशिएशन चलते रहे थे। तो एक टाइम पे आकर एक मूवमेंट चालू हुआ था जो कि निज़ाम के खिलाफ चालू हुआ था। पीजेंट्री, विमेंस, ये सारे विक्टिम्स थे इन सारे ऑपरेशंस के, निज़ाम के ऑपरेशंस के। कम्युनिस्ट जो थी ये नर्व्स थे हमारे, जो कम्युनिस्ट थे, इन्होंने भी मूवमेंट को स्टार्ट किया था। हैदराबाद कांग्रेस जो थी वो फोरफ्रंट थी इस मूवमेंट की। निज़ाम ने रिस्पॉन्ड किया, कैसे रिस्पॉन्ड किया? अब उसके खिलाफ ऑफ कोर्स तुम उसके खिलाफ अगर एक मूवमेंट चालू करते हो तो वो चुपचाप तो बैठा नहीं रहेगा, वो रिस्पॉन्ड करेगा। तो उसने अपनी खुद की पैरामिलिट्री फोर्स जो थी, जिसको रजाकर्स बोला जाता था, वो लोगों पे छोड़ दी। उन्होंने मर्डर किया, रेप किया, लूटा। पर्टिकुलरली किसे लूटा? नॉन मुस्लिम्स को, हिंदूज़ को। जो सेंट्रल गवर्नमेंट थी उन्होंने आर्मी को ऑर्डर दे दिया कि तुम अब तुम्हारे हवाले है, तुम सिचुएशन को संभालो। तो 1948, सितंबर 1948 इंडियन आर्मी जो थी वो निज़ाम की फोर्सेस को कंट्रोल करने जाती है और कुछ दिनों की फाइट्स के बाद निज़ाम सरेंडर कर देता है, और जिसके कारण हैदराबाद जो है वो इंडिया के साथ जुड़ जाता है। ठीक है। उसके बाद मणिपुर क्या है कि इंडिपेंडेंस की कुछ दिन पहले महाराजा मणिपुर के बोधचार्य सिंह, उन्होंने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन कि हाँ हम इंडिया के साथ जुड़ तो रहे हैं, बट किस एश्योरेंस के साथ कि मणिपुर की इंटरनल ऑटोनॉमी मेंटेन्ड होगी। तो पब्लिक ओपिनियन के प्रेशर के साथ महाराजा ने मणिपुर में इलेक्शंस करवाए जून 1948 में। कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बन गई और मणिपुर पहला पार्ट बन गया इंडिया का जिसने यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज के थ्रू इलेक्शंस हेल्ड करवाए थे। लेजिस्लेटिव असेंबली मणिपुर की, यहाँ पे ना एक शार्प डिफरेंस था। ठीक है, कि कोई लोग कहता था कि हम मर्ज हो जाते हैं, कोई पार्टी अपोज करती थी, जैसे कि कांग्रेस जो थी वो मर्जर चाहती थी, बट दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज जो थी वो अपोज कर रही थी। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है वो प्रेशराइज करती है महाराज को कि आप मर्जर एग्रीमेंट साइन कर लो, और वो सक्सीड भी हो जाती है। तो सितंबर 1949 में मणिपुर जो है वो इंडिया के साथ जुड़ जाता है। ठीक है, और लेजिस्लेटिव असेंबली मणिपुर से उन्होंने कंसल्ट नहीं किया था, तो इसलिए वो लाइक बहुत एंगर में थे, रिसेंटमेंट था वहाँ पर कि हमसे क्यों नहीं पूछा गया। और आज तक हम देखते हैं कि मणिपुर में ये सारी चीज़ें होती रहती हैं। सो हमारा अब एक लास्ट टॉपिक बचा है इसका, रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स, वो हम नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। थैंक यू।